स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 91 to 100। उसने यूं ही एक खाली जगह ढूंढी और वहां अपना तंबू लगा दिया। लिनमो ने अंदर से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और एक विचार के साथ ही स्वर्ण पंखों वाला तीर पेन गंडा उसके सामने प्रकट हो गया। इसके बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली को काटा और मानसिक ऊर्जा को मार्गदर्शक के रूप में और खून को स्याही के रूप में उपयोग करते हुए अंडे के छिलके पर एक अनुबंध सरणी बनाना शुरू कर दिया। लिनमो के लिए, जिसने पहले ही 2 पालतू जानवरों को अनुबंधित कर लिया था, ये प्रक्रिया काफी परिचित कही जा सकती है। कुछ क्षण बाद कॉन्ट्रैक्ट एरे अंडे के छिलके में विलीन हो गया। दरार अंडे के छिलके पर छोटी छोटी दरारों की एक श्रृंखला उभर आई। फिर अंडे का छिलका पूरी तरह से टूट गया। लिनमो की आंखों के सामने बास्केटबॉल के आकार का एक पक्षी प्रकट हुआ, जो हल्के सुनहरे मुलायम पंखों से ढका हुआ था और देखने में रोएदार लग रहा था। नाम: स्वर्ण पंखों वाला तीर पेंग। विशेषता: हवा। योग्यता: प्लेटिनम निम्न श्रेणी। रेस रैंक: 5 रैंक एडवांस्ड। जन्मजात कौशल: पवन नियंत्रण उन्नत, अंतरिक्ष विभाजन पंजा उन्नत, पवन ढाल उन्नत। विकास क्रम: लावा क्रम 1। इन प्रारंभिक विशेषताओं को देखकर लिनमो ने सीधे ठंडी हवा का एक झोंका अंदर खींच लिया। योग्यता प्लेटिनम है, निम्न श्रेणी। ये प्लेटिनम कैसे हो सकता है? लिनमो के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उनकी उम्मीदों के मुताबिक अगर इस स्वर्ण पंखों वाले तीर पेंग में रजत श्रेणी की योग्यता होती तो यह अपने आप में काफ़ी असाधारण बात होती, लेकिन असल में ये प्लेटिनम था। ये तो सचमुच अविश्वसनीय था। पालतू जानवर योग्यता के स्तर निम्न से उच्च क्रम में इस प्रकार हैं: कांस्य, रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, हीरा, राजा, अधिपति, पौराणिक। प्रत्येक रैंक को आगे निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में विभाजित किया गया है। इनमें से राजा, अधिपति और पौराणिक की 3 योग्यताओं को छोड़कर अन्य योग्यता रैंक का पालतू जानवर की नस्ल के रैंक से कोई आवश्यक संबंध नहीं है। यानी प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के लिए भी पालतू जानवर में डायमंड ग्रेड एप्टीट्यूड प्रकट होने की संभावना है, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक रूप से है। वास्तव में बीस्टमास्टर एसोसिएशन द्वारा वर्षों के शोध के बाद वे एक सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं: पालतू जानवर की नस्ल का दर्जा जितना ऊंचा होगा, उसमें उच्च योग्यता पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए 10,000 प्रथम श्रेणी के पालतू जानवरों में से शायद केवल एक ही ऐसा हो जिसके पास सोना हो। कौशल: जबकि 10,000 5वीं रैंक के बीच पालतू जानवर शायद 10 हों जिनके पास सोना हो। कौशल: ध्यान दें कि यहाँ 1 और 10 केवल सरल उदाहरण हैं। वास्तव में इन दोनों के बीच अनुपात क्या है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि बीस्टमास्टर एसोसिएशन जैसे आधिकारिक संगठन भी इस डेटा पर गहन शोध नहीं कर सकते। उच्च पदस्थ लोगों की संख्या पेट बीस्ट्स की आवश्यकता बहुत अधिक है और अनुसंधान की लागत एक बेहद भयावह आंकड़ा होगी। हालांकि कुछ संबंधित निष्कर्षों का अभी भी संदर्भ मूल्य है। उदाहरण के लिए, प्लेटिनम की संभावना 5 रैंक परीक्षा में दिखाई देने वाली योग्यता पालतू जानवर मिलने की संभावना सोने के सिक्के मिलने की संभावना से कहीं कम है। प्रथम श्रेणी के पालतू जानवर में दिखाई देने वाली योग्यता, इसीलिए लिनमो इतनी हैरान थी। एक और बात भी थी, गोल्ड विंग्ड एरोपेंग ने वास्तव में जन्म के समय ही 3 जन्मजात कौशलों को जागृत कर लिया था। जन्मजात कौशल के संबंध में बीस्टमास्टर एसोसिएशन के पास बहुत ही प्रामाणिक शोध परिणाम हैं। सामान्य तौर पर जब कोई पालतू जानवर जन्म लेता है तो उसमें केवल 1 या 2 जन्मजात कौशल ही जागृत होते हैं। ये निष्कर्ष रैंक 1 से 9 तक के सभी पालतू जानवरों पर लागू होता है। हालांकि रैंक बढ़ने के साथ साथ पालतू जानवर नई जन्मजात क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं, लेकिन जन्म के समय इनकी संख्या केवल 1 या 2 होती है। गोल्ड विंग्ड एरोपेंग जैसे मामले, जिनमें जन्म से ही 3 जन्मजात कौशल होते हैं, अनसुने नहीं हैं, लेकिन बेहद दुर्लभ हैं। प्लेटिनम कौशल, 3 जन्मजात कौशल, ये दोनों असामान्य स्थितियां वास्तव में गोल्ड विंग्ड एरोपेंग पर एक ही समय में प्रकट हुईं। लिनमो पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन किसी भी मामले में दोनों ही अच्छी बातें थीं। इसलिए लिनमो ने इस परिणाम को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने उस नन्हे मुन्ने पक्षी को देखा और बोला, तुम्हारे नाम में पेंग शब्द है, तुम हवा को नियंत्रित कर सकते हो और तुम सबसे तेज क्रूर जीवों में से एक माने जाते हो, इसलिए अब से तुम्हें कुनपेंग कहा जाएगा। मुझे आशा है कि एक दिन आप भी हवा से मिलने के लिए अपने पंख फैला सकेंगे और 90,000 मील की उड़ान भर सकेंगे। चहचहाहट। कुनपेंग ने लिनमो की बात समझ ली और जवाब में चहकते हुए कहा, मैं करूंगा, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूं। लिनमो मुस्कुराई, छोटे कुनपेंग को पशु वश में करने वाले स्थान में रखा और फिर एक मुट्ठी के आकार का पारदर्शी पत्थर निकाला जिससे एक झिलमिलाती हुई सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। ये वही पत्थर था जो उसे गोल्ड विंग्ड एरोपेंग के अंडे के नीचे मिला था। उस समय उन्हें इसे करीब से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब ध्यान से देखने पर उन्होंने तुरंत इस पत्थर की असाधारण प्रकृति का पता लगा लिया।
क्योंकि वह इस पत्थर से लगातार उत्सर्जित होने वाली एक अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकता था। चूंकि गोल्ड विंग्ड एरोपेंग ने इसे अपने अंडे के नीचे रखा था, इसलिए ये साबित होता है कि यह हानिरहित होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या इस ऊर्जा को बीस्टमास्टर के ध्यान के माध्यम से अवशोषित किया जा सकता है। लिनमो को पता नहीं था कि यह पत्थर क्या है और उसने जल्दबाजी में इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। यदि इसे अवशोषित करने से कुछ गलत हो जाता है तो हानि लाभ से कहीं अधिक होगी। हालांकि उन्होंने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि कुनपेंग के दो असामान्य लक्षण संभवतः इस पत्थर से संबंधित थे। इसलिए इस पत्थर की उत्पत्ति संभवतः काफ़ी असाधारण रही होगी। उसने सावधानीपूर्वक पत्थर को एक तरफ रख दिया और शहर लौटने के बाद किसी से इसके बारे में पूछने का इरादा किया। फिर वह व्यापक विभाग कक्षा 1 के स्थान का पता लगाने की योजना बनाते हुए तंबू से बाहर निकल गया। कल रात 16 लोगों की मौत हो गई। उसे नहीं पता था कि उनमें से कोई उसका सहपाठी था या नहीं। हालांकि इससे पहले कि वह व्यापक विभाग कक्षा 1 को ढूंढ पाता, उसे किसी ने रोक दिया। तुम लिनमो हो, है ना? दूसरे व्यक्ति ने किंग्युआन गार्ड का काला सुरक्षात्मक सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा सुंदर था और कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन लिनमो को याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। तुम कौन हो? लिनमो ने पूछा। हाँ, दूसरा व्यक्ति इस सवाल से नाराज हो गया। क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? लिनमो को थोड़ा अजीब लगा। क्या मुझे आपको जानना जरूरी है? दूसरा व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम वांग हाओ है। वांग हाओ। लिनमो के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसे आखिरकार याद आ गया कि उसने इस व्यक्ति को कहाँ देखा था। किंग्युआन अकादमी में अपने पहले दिन उस अमीर लड़की ने अकादमी के द्वार पर उससे मुलाकात की। उसी समय सफ़ेद कपड़ों में एक युवक अमित्र भाव से वहां से चला गया। उस समय उसने सोचा कि वह व्यक्ति उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन उस छोटी अमीर लड़की ने कहा कि प्यार के मामले में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए आखिरकार वह इस बात को भूल गया। इसके अलावा उस व्यक्ति ने अब काले कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया था। लिनमो की प्रतिक्रिया देखकर वांग हाओ के होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब याद आया। लिनमो ने सिर हिलाकर पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? लिन रुयू को छोड़ दो, तुम उसके लायक नहीं हो, वांग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लिनमो ने वांग हाओ की तरफ एक नज़र डाली और जाने के लिए मुड़ गई। उसे किसी मूर्ख से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह हिला, वांग हाओ ने उसे फिर से रोक दिया। मैंने तुमसे कहा था कि लिन रुयू को छोड़ दो, क्या तुमने सुना? लिनमो ने पलटकर पूछा। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए किंग्युआन अकादमी में रहना असंभव बना दूंगा, वांग हाओ ने उपहास करते हुए कहा। तुम अभी किंग्युआन पहुंचे हो और शायद यह नहीं समझते कि युद्ध शक्ति रैंकिंग में उच्च स्थान पर रहने वाला विद्यार्थी वास्तव में कितनी शक्ति रखता है। समझदारी से काम लो और लिन रुयू को छोड़ दो, वरना तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। ये सुनकर लिनमो थोड़ा हैरान रह गया, फिर हंसे बिना नहीं रह सका। तुम किस बात पर हंस रहे हो? वांग हाओ की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। जब से उसने उस दिन स्कूल के गेट पर लिन रुयू को लिनमो की बाहों में दौड़ते हुए देखा था, तब से वह लिनमो को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था। हालांकि लिन रुयू उन कुछ दिनों में लिनमो के साथ थी, इसलिए उसे कभी मौका नहीं मिला। इस बार गोल्ड विंग्ड एरोपेन के प्रकट होने के कारण इन वरिष्ठ छात्रों को अस्थायी रूप से गार्ड टीम के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिससे अंततः उन्हें लिनमो को खोजने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत की और आखिरकार लिनमो को ढूंढ लिया। लेकिन लिनमो ने उसे पहचाना तक नहीं। जिस दुश्मन के बारे में वह सोच रहा था, वह उसे कैसे नहीं पहचान पाया। इससे उन्हें बेहद अपमानित महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी सोच में बदलाव ला दिया। उन्हें न पहचानने से आज उनकी यात्रा के उद्देश्य पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वह यह था कि लिनमो ने उसकी बातें सुनकर बस मुड़कर चली गई। ये तो सीधे तौर पर उसकी अनदेखी करना था, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे वह हवा हो। फिर उसने लिनमो को रोका और उसे अवज्ञा करने के परिणामों के बारे में बताया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी धमकी सुनकर लिनमो हंस देगी। वो सचमुच हंस पड़ा। यह अब केवल साधारण उपेक्षा नहीं थी, ये घोर अवमानना थी। अपमान करना, अनदेखा करो, अवमानना। जब से उसने युद्ध कौशल में उच्च स्थान प्राप्त किया था, तब से किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। इससे वांग हाओ के मन में यह इच्छा जागी कि वह सीधे लिनमो पर हमला करके उसे मार डाले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह अब सुरक्षा दल का सदस्य था, अगर उसने लिनमो को मार डाला तो वह भी मौत से नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने अपने हत्या के इरादे को जबरदस्ती दबाते हुए पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस मेरे दिमाग में एक दिलचस्प बात आई, लिनमो ने कहा, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वांग हाओ का लहजा और उसकी बातें पृथ्वी के वेब उपन्यासों में पाए जाने वाले विषयों से बहुत मिलती जुलती थीं। वह तो ये भी पूछना चाहता था, क्या आप भी वेब नॉवेल पढ़ते हैं?
लेकिन चून की ब्लू स्टार के पास वेब नॉवेल जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए उसने यह बात जोर से नहीं कही। और जब वान हाओ ने यह जवाब सुना तो उसकी उग्र हत्या की मंशा पल भर में हैरानी में बदल गई। मैं तुम्हें गंभीर धमकी दे रहा हूं और तुम अभी भी दूसरी बातों के बारे में सोच रहे हो, और वो भी दिलचस्प बातें। यह अब केवल अवमानना नहीं थी, यह उसे पैरों तले रौंदने के समान था। वान हाओ की मुट्ठियां कसकर भींच गईं, उसकी हत्या करने की मंशा बेकाबू हो गई और उसने अपने पालतू जानवर को बुलाने की भी तैयारी कर ली। वह एक प्राथमिक बीस्टमास्टर था। उसका पालतू जानवर पहले ही परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका था। अगर उसने कोई हरकत की तो लिनमो की मौत लगभग निश्चित थी। और इस समय लिनमो अचानक बोली, मेरे मन में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या? वान हाओ जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अनजाने में ही बोल दिया। लिनमो ने पूछा, किसमें अधिक शक्ति है, युद्ध शक्ति रैंकिंग में शामिल छात्र में या बी ग्रेड प्रतिभा वाले छात्र में? वान हाओ के होंठ फड़कने लगे। तुम्हारा क्या मतलब है? युद्ध क्षमता रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले छात्रों के पास वास्तव में बहुत शक्ति थी। कुछ मायनों में वे आम छात्रों पर पूर्ण रूप से हावी रहते थे, लेकिन विद्यालय में बी ग्रेड प्रतिभा वाले कुछ छात्रों की तुलना में वे नगण्य थे। सरल शब्दों में कहें तो युद्ध क्षमता रैंकिंग में स्थान पाने वाले छात्र स्कूल में घमंड से घूम सकते थे, लेकिन जब उनका सामना बी ग्रेड प्रतिभा वाले छात्र से हुआ तो उन्हें आज्ञाकारी रूप से रास्ता देना पड़ा। लिनमो मुस्कुराए और बोली, मैं बस सोच रही थी, इससे पहले कि तुम मुझे पछतावा कराओ, क्या लिन रुयू तुम्हें पहले पछतावा करा सकती है? वान हाओ का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था। क्या तुम्हें एक वयस्क होने के नाते ऐसी बात कहने में शर्म नहीं आती? लिन रुयू मेरी प्रेमिका है, उसके प्रभाव का लाभ उठाने में शर्म की क्या बात है? लिनमो ने पलटवार किया। वह उस तरह का रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं था जो मान सम्मान के लिए कष्ट सहता। वह कभी भी इस तरह की घिसी पिटी कहानी को अपने साथ नहीं होने देगा जिसमें वह अपनी क्षमताओं से समस्याओं को हल करने पर जोर देता है, जबकि लिन रुयू के पास स्पष्ट रूप से उन्हें हल करने की क्षमता है। 2 जिंदगियां जी चुके होने के कारण वह कुछ चीज़ों की सच्चाई को अच्छी तरह समझ चुके थे। चेहरे और दिखावे जैसी बातें सब बकवास थीं। उन भ्रामक चीज़ों के लिए कष्ट सहना सीधे तौर पर मुसीबत को न्योता देना था। ये भी एक कारण था कि उसने उस समय लिन रुयू से सीधे पैसे मांगे थे। दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए एक स्पष्ट शॉर्टकट को त्याग देना और इसके बजाय खुद को साबित करने के लिए एक कठिन मार्ग चुनना, वह तो सरासर दिमागी छेद होने का मामला था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि लिन रुयू तुम्हारे जैसे काय पर क्यों फिदा हो गई जो सिर्फ औरतों के पीछे छिपता है। वान हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हालांकि उसका गुस्सा व्यर्थ था, क्योंकि अगर लिनमो ने सच में ऐसा किया होता तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता। लिनमो ने सहमति में सिर हिलाया। ये तरीका वाकई थोड़ा कायरतापूर्ण है, लेकिन उन लोगों से बेहतर है जो कायब बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? वान हाओ गुस्से से लगभग फट पड़ा। लिनमो खुलेआम उसका मजाक उड़ा रही थी क्योंकि वह लिन रुयू का स्नेह जीतने में असमर्थ था। ये देखकर लिनमो ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर मुड़कर चली गई। उसकी वर्तमान शक्ति वास्तव में वान हाओ के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन किसने ये नियम बनाया कि किसी से निपटने के लिए ताकत पर ही निर्भर रहना चाहिए? वान हाओ ने लिनमो की दूर जाती हुई आकृति को देखा। उसकी आंखों में दबी हुई हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। उनकी बातचीत के बाद उसने वास्तव में लिनमो के खिलाफ किसी भी प्रकार की कपटपूर्ण रणनीति अपनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लिन रुयू के प्रभाव से वह आसानी से जांच कर सकती थी और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास लिनमो से निपटने का कोई तरीका नहीं था। अगर गुप्त योजनाएं कारगर नहीं होती तो वह खुले तौर पर योजनाएं बनाता। लिनमो एक नया छात्र था, जबकि वह युद्ध कौशल रैंकिंग में चौथे स्थान पर था। जब तक उसे कोई उपयुक्त अवसर मिल जाता वह लिनमो के साथ वैध रूप से व्यवहार कर सकता था। उस समय तो लिन रुयू और अकादमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये सोचकर वान हाओ के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लिनमो, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें आज के फैसले पर जरूर पछतावा करवाऊंगा। ... लिनमो को नहीं पता था कि वान हाओ क्या सोच रहा था। वान हाओ से अलग होने के बाद उसे व्यापक विभाग कक्षा 1 का पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्हें देखते ही शाओ निंग और बाकी दोनों तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। लिनमो, तुम सुरक्षित हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम पूरी रात वापस नहीं आए, हम बहुत चिंतित थे। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। लिनमो ने उन तीनों की ओर सिर हिलाकर पूछा, आप लोग घायल तो नहीं हैं? ये सुनकर तीनों के चेहरे के भाव एक साथ फीके पड़ गए, विशेषकर दुवानमू चेन्यांग, जो कुछ उदास लग रही थी। शाओ निंग एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, हम तीनों तो ठीक हैं, लेकिन चू युयंग वापस नहीं लौटी। उसका सामना एक स्वर्ण पंख वाले तीर पेंग से हुआ और वह और उसका पालतू जानवर दोनों ही गायब हो गए। लिनमो कुछ पल चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए कि उन्होंने भी जीवन मरण के संकटों का अनुभव किया था, इसलिए उन्हें चू युयंग की मृत्यु को स्वीकार करना उतना कठिन नहीं लगा।
वह थोड़ा भावुक हो गया था। कल रात ही चू युयंग उनसे बातचीत कर रही थी, लेकिन एक रात के बाद ही यिन और यांग द्वारा उसे उनसे अलग कर दिया गया था। और शायद जीवन की अनित्यता का यही अर्थ है। उन्होंने शाओनिंग और बाकी दोनों से थोड़ी देर और बातचीत की, ये जानते हुए कि कक्षा में बाकी सभी लोग ठीक हैं। लिनमो ने और कुछ नहीं कहा और इसके बजाय सनलेई को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विभिन्न विभागों के 1 दर्जन से अधिक बैच शामिल थे। उन्हें यकीन नहीं था कि सनलेई यहाँ है या नहीं और वे थोड़ा चिंतित थे। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई, ये जानकर कि सनलेई इस क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं ले रही थी और फिलहाल सुरक्षित थी। लिनमो को आखिरकार राहत मिली। इसके बाद उन्होंने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया। हुयान लौट आए। उन्होंने कक्षा 1 के सभी छात्रों को एक साथ इकट्ठा किया। उनका चेहरा कुछ गंभीर था। आप सभी को अब तक चू युयंग की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर सभी छात्र कुछ उदास दिखे। हालांकि वे एक दूसरे को केवल कुछ दिनों से ही जानते थे। वे आखिरकार एक ही कक्षा में थे, इसलिए सहपाठियों के बीच अभी भी कुछ हद तक सौहार्द की भावना मौजूद थी। आप दुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह असली लड़ाई है। हुयान ने कहा, आप कभी नहीं जान सकते कि दुर्घटना कब होगी, और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वह किस रूप में होगी। इसलिए आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, निरंतर स्वयं को बेहतर बनाएं, खुद को मजबूत बनाएं और किसी भी दुर्घटना का सामना करने की क्षमता प्राप्त करें। इसी तरह आप इस खतरनाक दुनिया में बेहतर और लंबा जीवन जी सकते हैं। वह थोड़ी देर के लिए रुका। उन्होंने छात्रों को अपनी बात समझने का समय दिया और फिर आगे कहा, चूंकि कल रात की दुर्घटना के कारण मूल्यांकन बाधित हो गया था, इसलिए अकादमी के उच्च अधिकारियों ने विचार विमर्श कर आज रात प्रशिक्षण के दूसरे चरण को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। तारांकन वूश, तारांकन। ये सुनकर छात्र तुरंत हंगामा करने लगे। शिक्षक हो, अगर हम प्रशिक्षण फिर से शुरू करते हैं तो क्या होगा अगर वह स्वर्ण पंखों वाला तीरपेंग वापस आ जाए? बिल्कुल सही, अकादमी हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सुरक्षा की पुष्टि हो जाने के बाद हम वापस जाकर प्रशिक्षण दोबारा क्यों नहीं शुरू कर सकते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक के बाद एक अपनी राय देना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में घबराहट और असंतोष साफ झलक रहा था। केवल लिनमो के चेहरे पर शांति बनी रही, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि स्वर्ण पंखों वाला तीरपेंग किसी भी हालत में वापस नहीं लौट सकता। जब ड्रैगन ने गोल्ड विंग्ड एरोपेंग को दूर फेंक दिया तो उसने अत्यधिक भय से चीख मारी थी। आत्मा से उत्पन्न होने वाला वह भय कुछ ऐसा था जिसे लिनमो को आज भी स्पष्ट रूप से याद था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटी होती तो गोल्ड विंग्ड एरोपेंग पहले ही बुरी तरह डर गया होता। हुयान चुपचाप छात्रों को देखती रही। वह उनकी प्रतिक्रिया को समझ गया था। कल रात ये सभी छात्र बेहद डरे हुए थे। अब गोल्ड विंग्ड एरोपेंग का नाम लेते ही शायद उनके मन में अभी भी कुछ डर बाकी रह गया था। इन परिस्थितियों में वे स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण जारी रखने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन समझ का मतलब सहमति नहीं था। उन्होंने छात्रों की ओर देखा और जब उनकी आवाज़ें पूरी तरह शांत हो गईं तो कुछ असहायता से कहा, तुम्हें याद दिलाने के लिए मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? यह एक वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। इस प्रशिक्षण में सब कुछ वास्तविक युद्ध के अनुरूप तैयार किया गया है। अगर किसी दिन किसी मिशन को अंजाम देते समय आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या आप उस दुर्घटना के कारण मिशन को बीच में ही छोड़ देंगे? अगर एक दिन बीस्ट टाइड आ जाए तो क्या तुम भी पूरी तरह से लड़ाई छोड़ दोगे और मौत का इंतजार करोगे क्योंकि बीस्ट टाइड बहुत खतरनाक है? अगर ऐसा है तो अभी स्कूल छोड़ दो, एक साधारण वेतनभोगी व्यक्ति बन जाओ। इस तरह कम से कम जब खतरा आएगा तो तुम एक बीस्ट मास्टर के पीछे छिप सकते हो। हुयान की आवाज में थोड़ी सी ठंडक आ गई। अब जो कोई भी आज रात के प्रशिक्षण में भाग लेने को इच्छुक नहीं है वह मुझसे संपर्क करके अपना नाम वापस ले सकता है। छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई नहीं हिला। उनकी अभी की शिकायतें दरअसल एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मात्र थीं। जैसा कि हुयान ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस प्रशिक्षण को मानसिक रूप से वास्तविक युद्ध के रूप में नहीं लिया था। हालांकि हुयान की कड़ी और गंभीर आलोचना के बाद उन्होंने परिणाम स्वीकार कर लिया। ये देखकर हुयान के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। जाओ आराम करो, ट्रेनिंग आधी रात से शुरू होगी, पहले की तरह ही। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। छात्र भी इधर उधर चले गए और रात के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कल रात का प्रशिक्षण बाधित हुआ था, लेकिन उनमें से कई लोग पहले से ही प्रशिक्षण की विषय वस्तु से अवगत थे। यदि वे लक्षित तैयारी कर सकें तो स्वाभाविक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि लिनमो सीधे अपने तंबू में वापस गया, कान में ईयरप्लग लगाए और तुरंत सो गया। वह कल रात से ठीक से सोया ही नहीं था। अगर वह अब नहीं सोया तो वह सचमुच जीवित नहीं रह पाएगा। जब वह जागा तब तक सूर्यास्त हो चुका था। अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना निकालकर लिनमो पालथी मारकर बैठ गया, हाथ में जल आत्मा का पत्थर पकड़े हुए, और ध्यान करने लगा। उन्होंने अपने पालतू जानवर की विकास गुणवत्ता की कभी उपेक्षा नहीं की थी।
रात 11:30 बजे हुयान ने सभी को फिर से इकट्ठा किया और फिर प्रत्येक व्यक्ति को लोकेटर वितरित किए। जब लिनमो की बारी आई तो उसने खुद लोकेटर को लिनमो के सुरक्षात्मक सूट की जेब में रखा, जिप बंद की और कहा, इसे फिर से मत खोना। लिनमो मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, मैं गारंटी देती हूँ कि इस बार मैं इसे नहीं खोऊंगी। हुयान ने अपना कंधा थपथपाया और फिर भीड़ की ओर देखा। कल रात की घटना के कारण हमने आज रात के प्रशिक्षण की विषय वस्तु में थोड़ा बदलाव किया है। ये सुनकर जिन छात्रों ने प्रशिक्षण के लिए लक्षित तैयारियां की थीं, उनके चेहरे तुरंत उतर गए। विषय वस्तु में बदलाव के कारण उनकी सारी तैयारियां व्यर्थ हो गईं। हुयान ने उनकी भावभंगिमाओं को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, प्रशिक्षण का उद्देश्य उस बिंदु तक पहुंचना है जहां हम भोर से पहले जंगल में प्रवेश करते हैं। इस आवश्यकता को सुनते ही सभी छात्रों के चेहरे एक साथ बदल गए। जंगल में प्रवेश करने से लेकर कल दोपहर जिस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था, उस तक हुयान ने उन्हें 3 घंटे की यात्रा पर नेतृत्व किया था। 1 घंटा सामान्य गति से बीता और 2 घंटे तीव्र गति से चलने में व्यतीत हुए। और कल रात प्रशिक्षण शुरू होने के लगभग 3 घंटे बाद उनका सामना गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन से हुआ। हालांकि वे लगातार लड़ाई में उलझे रहने के कारण ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर पाए थे। अभी भी कम से कम 1 घंटे की दूरी बाकी थी। गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन से सामना होने के बाद गार्ड टीम के सदस्यों को उन्हें सभा स्थल तक लाने में लगभग 1 घंटा लग गया। दूसरे शब्दों में, उनकी वर्तमान स्थिति जंगल के प्रवेश द्वार से कम 5 घंटे की दूरी पर थी और यह 5 घंटे की तीव्र गति से पैदल यात्रा थी। इसके अलावा प्रशिक्षण आधी रात को शुरू हुआ और सुबह लगभग 6 बजे भोर हुई। इसका मतलब था कि उनके पास केवल 6 घंटे थे। 5 घंटे की दूरी को 6 घंटे में तय करने से कुछ गुंजाइश बच जाती थी। लेकिन अगर रास्ते में उन्हें लड़ाई या अन्य दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा तो वह समय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे फिलहाल दिशा को लेकर कुछ हद तक असमंजस में थे। जब कल हुयान ने उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया तो वे एक सीधी रेखा में नहीं चल रहे थे। उन्हें केवल इतना पता था कि यह सभा स्थल कल दोपहर के विश्राम स्थल के पूर्व में स्थित था। लेकिन विश्राम स्थल जंगल के प्रवेश द्वार के किस तरफ था, इस बारे में वे अनिश्चित थे। और एक बार उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, उनके लिए भोर होने से पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचना लगभग असंभव होगा। परिणामस्वरूप सभी छात्र थोड़े अचंभित थे। अब उन्हें क्या करना चाहिए? ठीक उसी समय छात्रों का समूह इस बात को लेकर असमंजस में था कि क्या करें। लिनमो ने अपने इन्फॉर्मेशन ब्रेसलेट पर कंपास फंक्शन को चालू किया और बहुत जल्दी ही उन्होंने ये पता लगा लिया कि जंगल का प्रवेश द्वार उनके दक्षिण पश्चिम दिशा में था। वह ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि कल जब वह जंगल में दाखिल हुआ था तो उसने जानबूझकर कंपास पर दिशा नोट कर ली थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे जो अनुभव बताया था उनमें से एक ये भी था कि व्यक्ति को हमेशा अपने स्थान और यात्रा की दिशा के बारे में जागरूक रहना चाहिए। अब पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि उसने रिसेप्शनिस्ट द्वारा इस प्रशिक्षण के दौरान सिखाए गए हर एक अनुभव का उपयोग किया था। इससे लिनमो ने प्रशंसा से आह भरी, सचमुच ज्ञान अभ्यास से ही आता है। ये देखने में सरल लेकिन अत्यंत व्यवहारिक अनुभव निस्संदेह अनगिनत लोगों के खून और उनके द्वारा सीखे गए सबक से हासिल किए गए थे। अपना टेंट खुद समेटते हुए उसने सीधे लिटिल बाई को बुलाया और दक्षिण पश्चिम की ओर चल पड़ा। इसे देखने वाले अन्य छात्र कुछ हद तक झिझक रहे थे। किसी ने पूछा, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए या नहीं? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि लिनमो जिस दिशा में जा रही थी वह वास्तव में सही थी या नहीं। और ठीक उसी समय जब वे हिचकिचा रहे थे, हालांकि शाओनिंग, दुवानमू चेन्यांग और कोंग जिहाओ ने बिना किसी झिझक के उनका अनुसरण किया। हो सकता है कि दूसरे लोग लिनमो को न समझ पाएं, लेकिन वे उसकी क्षमताओं से भली भांति परिचित थे। अगर लिनमो ने इस दिशा में जाने की हिम्मत की तो इसका मतलब था कि ये दिशा लगभग निश्चित रूप से सही थी। और उनके उदाहरण से प्रेरित होकर अन्य सहपाठी भी एक एक करके उनका अनुसरण करने लगे। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था, उनके पास फिलहाल कोई और विकल्प नहीं था, वे केवल तिनके का सहारा ले सकते थे। हालांकि बहुत जल्द ही लोगों का एक हिस्सा समूह से अलग हो गया और उन्होंने अपनी दिशा बदल ली, क्योंकि उन्हें पता चला कि अन्य वर्गों के लोग एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा उस दिशा में जाने वाले लोगों की संख्या लिनमो का अनुसरण करने वालों की संख्या से स्पष्ट रूप से अधिक थी। लेकिन जैसे ही कुछ लोग गए, दूसरे आ गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि उनकी मूल दिशा गलत थी और उन्होंने लिनमो का साथ देने का विकल्प चुना। इस तरह के आने जाने से हालांकि लिनमो के पक्ष में लोगों की संख्या में कुछ कमी आई, लेकिन ये कमी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हालांकि लिनमो को इस बात की जानकारी नहीं थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं, और न ही उसे उन लोगों के फैसलों से कोई लेना देना था, क्योंकि उसका अधिकांश ध्यान उसकी कलाई पर लगे ब्रेसलेट पर मौजूद कंपास पर केंद्रित था। जंगल में पेड़ों और वनस्पतियों की रुकावट के कारण सीधी रेखा में चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसे लगातार अपनी यात्रा की दिशा को समायोजित करना पड़ता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कोई लंबा, अधिक घुमावदार रास्ता न अपनाए।
हम अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं और वह पहले ही कई बार दिशा बदल चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति को सही दिशा का पता ही न हो? धिक्कार है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अब ये कहना बहुत देर हो चुकी है। अभी के लिए बस उनका अनुसरण करते हैं। अगर बाद में हमें कोई और व्यक्ति दिखे तो भी हमारे पास दिशा बदलने का समय होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। समूह के भीतर इसी तरह की कानाफूसी की संख्या कम नहीं थी। यहाँ तक कि कक्षा 1 के कई छात्र भी लिनमो पर संदेह करने लगे थे। उन्होंने हताशा में आकर आखिरी उम्मीद के तौर पर ही लिनमो का पीछा किया था। अब सबकी बातें सुनकर वे भी स्वाभाविक रूप से डगमगाने लगे। एक पल के बाद उनके दाहिनी ओर से पालतू जानवर के सर पर दौड़ने की आवाज आ रही थी। लोगों का एक समूह दूसरी दिशा में जा रहा था और ठीक उसी क्षण लिनमो ने एक बार फिर अपनी यात्रा की दिशा बदल दी। इससे समूह में जो लोग दुविधा में थे वे तुरंत और बिना किसी झिझक के दूसरे समूह के पीछे चल दिए। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट की कक्षा 1 के कई छात्र शामिल थे। लिनमो के पक्ष में लोगों की संख्या तुरंत आधे से अधिक कम हो गई और केवल लगभग 20 लोग ही बचे। ये देखकर शाओ निंग और दुवानमू चेन्यांग दोनों कुछ हद तक नाराज हो गए। जब इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने लिनमो का साथ दिया। अब जब वे दूसरों को देखते हैं तो तुरंत मुड़कर चले जाते हैं। ये तो सरासर बेशर्मी है। ये बेशर्मी से भी कहीं अधिक घृणित है। अगर मैं लिनमो होती तो मैं उन्हें शुरू से ही मेरा पीछा करने नहीं देती। बिल्कुल सही, अपनी मर्जी से आते जाते हैं, धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहते। ऐसे लोग जरा भी सम्मान के लायक नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे दोनों एक दूसरे से शिकायत करते रहे और बोलते बोलते उनका गुस्सा बढ़ता गया। उनकी बातें सुनकर लिनमो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी दिशा को समायोजित करना जारी रखा। 1 घंटे बाद वह रुका और पीछे मुड़कर उन लगभग 1 दर्जन लोगों को देखा जो अभी भी उसके पीछे आ रहे थे। चलो हम सब थोड़ी देर आराम कर लें, अपने पालतू जानवरों को खाना खिला दें। क्या यहाँ हमारे पालतू जानवरों को खाना खिलाना सुरक्षित है? हाँ, अगर खूंखार राक्षस प्रकट हो जाएं तो क्या होगा? कुछ लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। लिनमो ने बोलने वाले दोनों लोगों की ओर देखा। वे दोनों व्यापक अध्ययन विभाग की प्रथम कक्षा के उसके सहपाठी थे। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि बदले में एक सवाल पूछा, इस पूरी यात्रा के दौरान क्या आपने कोई खूंखार जानवर देखा है? जिन 2 लोगों ने ये सवाल पूछा वे दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि इस पूरे 1 घंटे में उनका सामना किसी भी खूंखार जानवर से नहीं हुआ था। और सिर्फ वे ही नहीं, रास्ते में उन्हें अन्य दिशाओं से भी लड़ाई की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। यानी अन्य दिशाओं में रहने वाले लोगों का भी उन खूंखार राक्षसों से सामना नहीं हुआ था। इसका क्या तात्पर्य था, ये पहले से ही स्पष्ट था। तो इस प्रशिक्षण में कोई खूंखार जानवर या लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ यात्रा के बारे में है। शाओ निंग ने पूछा। लिनमो ने एक पल सोचा, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे संदेह है कि अकादमी ने किसी तरह की जांच चौकी स्थापित की होगी। हम अभी तक उससे नहीं मिले हैं। अगर बात सिर्फ असेंबली पॉइंट तक पहुंचने की होती तो ये प्रशिक्षण बहुत ही सरल होता। शाओ निंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा और अपने पालतू जानवरों को खिलाने के लिए समय का सदुपयोग करते रहे। आधे घंटे बाद पालतू जानवर पूरी तरह से संतुष्ट, हाइड्रेटेड और आराम कर चुके थे। लिनमो के नेतृत्व में समूह फिर से रवाना हुआ। पलक झपकते ही 1 और घंटा बीत गया। लिनमो फिर रुक गई और सबको आराम करने का इशारा किया। इस 1 घंटे के दौरान उन्हें अभी तक किसी भी खूंखार जानवर या किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। इससे समूह में बचे लगभग 1 दर्जन लोगों को भी लिनमो द्वारा चुने गए रास्ते पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर चले गए, इसलिए हमें कोई चेक पॉइंट नहीं मिला? मुझे लगता है ये संभव है। तर्कसंगत रूप से अकादमी हमारे वापसी मार्ग पर निश्चित रूप से चेक पॉइंट लगाएगी। अगर हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से कोई चेक पॉइंट नहीं मिलेगा। इन शब्दों से बाकी छात्र तुरंत घबरा गए। अगर वे गलत रास्ते पर जा रहे होते तो प्रशिक्षण में असफल होना एक मामूली बात होती। असली समस्या तो संभावित खतरा था जिसका उन्हें सामना करना पड़ सकता था। अगर उनका सामना फिर से गोल्ड विंग्ड एरोपेंग जैसे किसी क्रूर जानवर से हुआ तो हो सकता है कि वे बिना जाने ही मर जाएं। ये सोचकर शाओ निंग और अन्य 2 लोग भी, जो लिनमो पर पूरी तरह से आश्वस्त थे, अनिश्चित महसूस करने लगे। शाओ निंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी, लिनमो, हम वास्तव में गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं? लिनमो ने उसकी ओर देखा और बदले में पूछा, आप क्या सोचते हैं? मुझे आप पर भरोसा है। आप निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकते। शाओ निंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दृढ़ निश्चय हो गया। उसे पिछली घटनाएं याद आ गईं। हर बार जब उन्होंने लिनमो की बात नहीं मानी तो अंत में उन्हीं को भुगतना पड़ा। इसलिए इस बार भले ही वह अपने दिल से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, फिर भी उसने बिना किसी झिझक के लिनमो पर विश्वास करने का विकल्प चुना। लिनमो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और शाओ निंग को ठीक से आराम करने का इशारा किया।
आधे घंटे बाद लिनमो फिर से रवाना हो गई। क्योंकि वे पहले ही अन्य समूहों से काफ़ी दूर अलग हो चुके थे, इसलिए उनके पीछे मौजूद लगभग 1 दर्जन लोगों के पास अब उनका पीछा करते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार केवल 40 मिनट आगे बढ़ने के बाद लिनमो रुक गई। तुम रुक क्यों गए? क्या आपको एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पर चले गए? पीछे वालों ने तुरंत पूछा। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। लिनमो ने अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, हम यहाँ हैं। ये जंगल का प्रवेश द्वार है। यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे। लिनमो की बातें सुनकर टीम के लगभग 1 दर्जन लोग थोड़े हैरान रह गए। चूंकि अभी रात का समय था और वे पेड़ों से घिरे हुए थे, इसलिए वे अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। जब उन्होंने कुछ और कदम आगे बढ़ाए और महसूस किया कि वे सचमुच जंगल से बाहर निकल आए हैं, तभी उन्हें यकीन हुआ कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब हम वहां गए थे तो हमें 5 या 6 घंटे लगे थे। वापस आने में सिर्फ 3 घंटे कैसे लगे? वापसी की यात्रा में कुल 4 घंटे लगे थे। हालांकि उन घंटों में से 1 घंटा आराम करने में व्यतीत हुआ। क्या यह आसान नहीं है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जाते समय थोड़ा घूम कर गए थे, लेकिन वापस आते समय हम सीधे रास्ते पर चले, शाओनिंग ने गर्व से भरे चेहरे के साथ समझाया। साथ ही उन्हें अपने दिल में बेहद सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था कि उन्होंने दृढ़ता से लिनमो को चुना था। और इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि लिनमो को चुनना वास्तव में सबसे सही निर्णय था। लेकिन लिनमो, तुम सीधे कैसे चल पा रही हो? ये सवाल व्यापक अध्ययन विभाग की प्रथम कक्षा के एक छात्र ने पूछा। क्या तुम्हें इस बिंदु के निर्देशांक पता हैं? लिनमो ने सिर हिलाया। जब हम पहले यहाँ आराम कर रहे थे तो मैंने निर्देशांकों की जांच करना विशेष रूप से सुनिश्चित किया था। ये सुनकर लिनमो के पीछे पीछे यहाँ आए लगभग 1 दर्जन छात्रों के चेहरे के भाव कुछ हद तक जटिल हो गए। एक और वे लिनमो की उत्कृष्टता की प्रशंसा करते थे। उनमें से कई लोगों ने यहाँ विश्राम भी किया था, लेकिन उन्होंने स्थान के निर्देशांकों की पुष्टि करने के बारे में नहीं सोचा था। दूसरी ओर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके और लिनमो के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। इसे महज एक छोटा सा निर्देशांक परीक्षण न समझें। उस छोटे से निर्देशांक के बिना वे प्रशिक्षण के दूसरे चरण को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाते। विशेषकर जब हम हुयान द्वारा पहले कही गई बात पर विचार करते हैं कि यह प्रशिक्षण वास्तविक युद्ध के मॉडल पर आधारित था। अगर यह सचमुच वास्तविक युद्ध होता तो शायद उन जैसे लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनकी मौत कैसे हुई। ठीक तभी जंगल के बाहर खंडहरों में लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ, जो तेजी से उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जहां वे स्थित थे। इससे छात्रों का समूह तुरंत घबरा गया। हालांकि यह अकादमी द्वारा निर्धारित सभा स्थल था, आखिरकार यह अभी भी एक निर्जन क्षेत्र ही था और वहां कोई भी स्थिति संभव थी। लोगों का वह समूह अवचेतन रूप से लिनमो की ओर देखने लगा। कोई बात नहीं, अकादमी के लोग ही होने चाहिए, लिनमो ने कहा। उन्हें पहले भी यह बात अजीब लगी थी। चूंकि यह अकादमी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की अंतिम रेखा थी, तो फिर अकादमी का कोई भी कर्मचारी आसपास क्यों नहीं था? अब ऐसा लग रहा था कि बात यह नहीं थी कि वहां कोई नहीं था, बल्कि ये लोग देर से पहुंचे थे। और तथ्य बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। जैसे जैसे वे लोग धीरे धीरे करीब आते गए, जंगल में छिपे हुए समूह ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देख लिया कि उन्होंने क्या पहना हुआ था। ये बिल्कुल किंग्युआन गार्ड की वर्दी थी। अंततः समूह ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गया। अरे, कोई तो सच में आ गया। लोगों को जंगल से बाहर आते देख वह टीम बहुत आश्चर्यचकित हुई। फिर उन्होंने अपनी गति तेज कर दी और पास आने लगे। न सिर्फ कोई आया है, बल्कि उनमें से बहुत सारे आए हैं। लिनमो की टीम में 1 दर्जन से अधिक लोग थे। ये पता चलने के बाद दूसरा पक्ष और भी अधिक आश्चर्यचकित रह गया। उनमें से नेता लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसने तुरंत पूछा, आप यहाँ कब आए? लगभग 5 या 6 मिनट पहले, शाओनिंग ने कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी कलाई पर बंधे कंगन को देखा। दूसरे शब्दों में, आपको यहाँ आने में लगभग 4 घंटे लगे। शाओनिंग ने सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में हैरानी और भी बढ़ गई। उसने अपने बगल में खड़े कुछ लोगों से नजरें मिलाईं और फिर पूछा, पहला कौन था? लगभग 1 दर्जन लोग एक साथ लिनमो की ओर देखने लगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिनमो की ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? लिनमो। लिनमो। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए रुका। क्या ये वही लिनमो है जिसकी प्रतिभा को F ग्रेड मिला है? लिनमो के होंठ हल्के से फड़क उठे। हुयान ने कहा था कि किंग्युआन अकादमी के हर शिक्षक को पता था कि लिनमो नाम का एक छात्र है जो F ग्रेड का छात्र है। अब जब मैं इस पर विचार कर रहा हूं, तो वे शब्द झूठे नहीं थे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपने पीछे खड़ी 20 साल की लड़की की ओर देखा। इसे नोट कर लो, पहला स्थान लिनमो, समय 4 घंटे। 4 घंटे। लड़की हिचकिचाई। टीचनी, लेकिन अकादमी का अनुमान था कि सबसे तेज छात्र को लगभग 5 घंटे लगेंगे। नी बैफेंग ने कहा, भविष्यवाणियां केवल भविष्यवाणियां होती हैं, परिणाम वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए।
लेकिन ये तो असंभव है, लड़की ने कहा। एक तरफ तो अकादमी की भविष्यवाणियां हमेशा बहुत सटीक रही हैं, दूसरी तरफ रास्ते में इतने सारे पड़ाव थे। जब तक वे सीधी रेखा में चलकर सभी चौकियों को पार नहीं कर लेते तब तक 4 घंटे में पहुंचना बिल्कुल असंभव है। नी बाइफेंग ने पूछा, तो फिर आपका मतलब क्या है? मुझे शक है कि उन्होंने शायद धोखा दिया है, लड़की ने कहा। नी बाइफेंग की भौहें तन गईं। जो ही दूसरों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जो यी ने कहा। लेकिन उन्होंने धोखा दिया है या नहीं, ये पता लगाने के लिए अकादमी को बस उनकी गतिविधियों की जांच करनी होगी। ये सुनकर नी बाइफेंग भी एक पल के लिए झिझक गई। जैसा कि जो यी ने कहा था, यदि वे सीधी रेखा में नहीं चलते तो लगभग 4 घंटे में पहुंचना बिल्कुल असंभव था। इसी वजह से वे लिनमो और अन्य लोगों की तुलना में बाद में पहुंचे। अकादमी ने अनुमान लगाया कि सबसे तेज छात्र लगभग 5 घंटे में पहुंच जाएगा, और वे उनसे मिलने के लिए 1 घंटा पहले ही आ गए थे। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद नी बाइफेंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया। जैसा मैंने कहा है वैसा ही लिख लो। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं, नी बाइफेंग ने जो यी को बीच में ही रोकते हुए कहा। जब तक आप सबूत पेश नहीं कर सकते आपकी आपत्ति अमान्य है। जो यी ने अपने होंठ दबाए, लिनमो को घृणा भरी नजरों से देखा और कुछ नहीं कहा। लिनमो ने यह दृश्य देखा और उसे कुछ विचित्र सा लगा। वह समझ सकता था कि जो यी को उस पर धोखाधड़ी का संदेह क्यों था। आखिरकार नी बाइफेंग और जो यी के बीच हुई बातचीत से तो ऐसा लग रहा था कि उनका परिणाम वाकई कुछ ज्यादा ही शानदार था। सामान्य तौर पर जब अधिकांश लोग किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे वे अकल्पनीय पाते हैं तो वे सबसे पहले उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जो यी ने उसे जो आखिरी नज़र से देखा वह कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाया। उन्हें पूरा यकीन था कि आज ही उनकी मुलाकात इस जो यी से पहली बार हुई थी। इससे पहले उन्होंने जो यी का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन जो यी ने उसे जिस नज़र से देखा उसमें स्पष्ट रूप से घृणा और नफरत झलक रही थी। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पहली बार मिलने पर घृणा से भर जाए? जैसे ही लिनमो के दिमाग में विचार आए उसे तुरंत एक संभावना सूझी। वांग हाओ किंग्युआन गार्ड का सदस्य था, और उनके सामने खड़ी यह जो यी उम्र के हिसाब से एक छात्रा प्रतीत होती थी और वह गार्ड की सदस्य भी थी। इसलिए संभवतः वे दोनों एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच संबंध काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तब मामला स्पष्ट हो गया। वांग हाओ स्वयं सभा स्थल पर मौजूद थे, इसलिए उनके लिए व्यक्तिगत रूप से परेशानी पैदा करना सुविधाजनक नहीं था। इसलिए उन्होंने जो यी से, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, कार्रवाई करने के लिए कहा, और उनके असाधारण रूप से बेहतर प्रदर्शन ने जो यी को एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया। आखिरकार किंग्युआन अकादमी के नियमों के अनुसार नकल करने पर कड़ी सजा दी जानी थी। इसके अलावा एक बार धोखेबाज करार दिए जाने पर न केवल हर कोई उसका मजाक उड़ाएगा बल्कि उसका पूरा जीवन हमेशा के लिए एक बड़ा दाग बन जाएगा। वांग हाओ और जो यी वे उसका पूरा जीवन बर्बाद करना चाहते थे। इसके पीछे के कारणों पर विचार करने के बाद लिनमो की आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक उठी। इस दुनिया में आने के बाद से उन्होंने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया कि वे न तो कोई परेशानी खड़ी करें और न ही उससे डरें। असल में अगर यह वांग हाओ मुसीबत मोल लेने नहीं आया होता तो वह इतना आलसी होता कि उस पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने पहल करके उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, इसलिए अगर उसने पलटवार नहीं किया तो इससे दूसरा पक्ष उसे कमजोर समझेगा और फिर अपनी कार्रवाई को और भी आक्रामक बना देगा। ये सोचते हुए लिनमो ने सीधे नी बाइफेंग की ओर देखा और कहा, शिक्षक नी, मेरा सुझाव है कि आप अभी हमारे गतिविधि लॉग की जांच करें। नी बाइफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्यों? अफवाहें बाघों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। लिनमो ने जो यी की ओर देखते हुए कहा, अगर तुमने अभी जांच नहीं की तो आज रात खत्म होने से पहले ही लिनमो के प्रशिक्षण के दौरान धोखाधड़ी करने की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और फिर पूरे अकादमी में छा जाएगी। नी बाइफेंग कई वर्षों से पढ़ा रहे थे और बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने लिनमो के शब्दों में छिपे अर्थ को तुरंत समझ लिया। उसने जो यी की ओर देखा, क्या तुम्हारा लिनमो से कोई विवाद है? शिक्षक नी, आपने गलत समझा है, लिनमो ने कहा। वरिष्ठ जो यी और हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वांग हाओ नाम की उनकी एक बहुत करीबी दोस्त होनी चाहिए। ये सुनकर जो यी का चेहरा तुरंत बहुत ही विकृत हो गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ उसके ये कहने से कि लिनमो ने धोखा दिया है, लिनमो वास्तव में वांग हाओ के साथ उसके रिश्ते का अनुमान लगा लेगी। ये प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी थी। जो यी के चेहरे के भाव देखकर नी बाइफेंग सब कुछ समझ गया। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। जो यी, अपना रिकॉर्ड शीट झांग जिताओ को सौंप दो। अब से तुम किंग्युआन गार्ड के सदस्य नहीं हो। शिक्षक नी, जो यी का चेहरा पल भर में कागज की तरह पीला पड़ गया। किंग्युआन गार्ड में प्रवेश करना छात्रों के लिए गौरव का एक रूप था।
क्योंकि केवल सबसे उत्कृष्ट छात्र ही गार्ड में प्रवेश कर सकते थे, इसलिए यह अकादमी से एक प्रकार की मान्यता के बराबर था। इसके अलावा गार्ड के सदस्य होने के नाते उनके पास एक निश्चित मात्रा में शक्ति थी। इस शक्ति का आम छात्रों के लिए बहुत बड़ा डर था, लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल बात यह स्वीकार करना था कि उन्हें किंग युआन गार्ड से निष्कासित कर दिया गया था। एक बार यह बात बाहर आ गई तो किंग युआन में उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इस बारे में सोच रहा हूँ। झोउ वी ने दांत पीसते हुए नी बैफेंग की ओर देखा और कहा, टीचर नी, मुझे यकीन नहीं है। लिन मो ने जो कहा वह महज उसका अनुमान है। आप केवल उसके अनुमान के आधार पर मुझे गार्ड से नहीं निकाल सकते। ये तो सिर्फ अटकलबाजी है। नी बैफेंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन क्या तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि तुम्हारा ऐसा करने का मूल इरादा नहीं था? झोउ वी अवाक रह गई। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी पिछली प्रतिक्रिया ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। नी बैफेंग ने कहा, गार्ड के सदस्यों के रूप में आपको सबसे पहले निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए और अपनी शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। जिस क्षण से आपके मन में दूसरों को फंसाने का विचार आया, उसी क्षण से आप गार्ड के सदस्य बनने के लायक नहीं रह गए। हालांकि आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप अस्थायी रूप से गार्ड का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन इस क्षण से आगे आपको गार्ड सदस्य की किसी भी शक्ति का उपयोग करने से मना किया जाता है। बोलने के बाद नी बाइफेंग ने झोउ वी पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय फॉर्म पकड़े हुए झांग जिताओ की ओर देखा। जल्दी करो और उनके परिणाम दर्ज करो। बाकी लोग भी जल्द ही आने वाले हैं। फिर उसने लिन मो की ओर दोबारा देखा, पहले जाकर आराम करो। हमने खंडहरों के पास एक इलाका तय कर रखा है जहां पहरेदार तैनात हैं, वह सुरक्षित है। लिन मो ने सिर हिलाया, झोउ वी की ओर देखा और जाने के लिए मुड़ गई। उनके पीछे शाओ निंग और अन्य दो लोग, जिन्होंने पहले ही अपने परिणाम दर्ज करा लिए थे, तेजी से उनके पीछे पीछे चले। लिन मो, क्या वांग हाओ लिन रुयू की वजह से तुम्हें निशाना बना रहा है? शाओ निंग ने कुछ गपशप भरे लहजे में पूछा। लिन मो, लिन रुयू और वांग हाओ के बीच की खबरों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी उसी को थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि फिल्म में मुख्य पुरुष कलाकार लिन मो हैं। लिन मो ने सिर हिलाया। तो फिर आपको सावधान रहना होगा, शाओ निंग ने कहा। वांग हाओ युद्ध शक्ति रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और उसका प्रभाव कम नहीं है। अभी जो कुछ हुआ है वह महज एक मामूली चाल है। शाओ निंग की ओर देखते हुए लिन मो के चेहरे के भाव बदल गए। मुझे बताओ, उसका प्रभाव वास्तव में कितना है? जब वांग हाओ ने पहले उसे धमकी दी थी तो उसने कहा था कि अपने प्रभाव से वह उसे पछतावा करवा सकता है। लेकिन चाहे वह इस बारे में किसी भी तरह से सोचे, उसे हमेशा यही लगता था कि युद्ध क्षमता रैंकिंग में शामिल छात्र थोड़े अधिक मजबूत थे और उनका प्रभाव भी थोड़ा अधिक था। उन्हें नहीं लगता था कि इसका उतना प्रभाव पड़ेगा। शाओ निंग ने सिर हिलाते हुए कहा, युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले छात्रों का प्रभाव मुख्य रूप से दो पहलुओं से आता है। पहला प्रभाव उनकी अपनी ताकत से आता है। आप ये भी जानते हैं कि युद्ध क्षमता रैंकिंग विद्यालय के सभी छात्रों के लिए है। युद्ध क्षमता रैंकिंग में स्थान प्राप्त करना स्वयं में शक्ति का प्रमाण है, और युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष पर होना ये दर्शाता है कि उनकी शक्ति पूरे किंग युआन में भी शीर्ष स्तर की है। लिन मो ने कहा, मुझे ये पता है, लेकिन इसका उसके प्रभाव के आकार से क्या लेना देना है? शाओ निंग हंसते हुए बोली, तुम्हें एक नज़र देखने से ही पता चल जाता है कि समाज ने तुम्हें कभी दबाया नहीं है। लिन मो के होंठ फड़कने लगे, जिससे वह अवाक रह गया। अपने पिछले जीवन में वह दूसरी पीढ़ी के अमीर परिवार का बच्चा था, मारपीट करने वाला वह अकेला ही था। हालांकि इस जीवन में उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण था, लेकिन उन्होंने अभी अभी अकादमिक जगत को छोड़ा था, इसलिए शाओ निंग का ये कहना गलत नहीं था कि वे हार नहीं मान चुके थे। शाओ निंग ने आगे कहा, शायद आपको पता न हो, लेकिन किंग युआन अकादमी के छात्रों के बीच भी छोटे छोटे समूह मौजूद हैं। इन छोटे समूहों के गठन के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी में एक बात समान होती है, उनके नेता युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले छात्र होने चाहिए। लिन मो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ये सिर्फ एक गिरोह नहीं है? शाओ निंग ने कहा, ये किसी गिरोह जैसा तो नहीं है, लेकिन आप इसे उस तरह से समझ सकते हैं। इसलिए ये गिरोह के सदस्य वांग हाओ की शक्ति के स्रोतों में से एक हैं। वांग हाओ के एक इशारे से ही निश्चित रूप से उसके अधीनस्थों की कमी नहीं होगी जो उसे खुश करने के लिए तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने आएंगे। लिन मो ने सिर हिलाया, ये वाकई प्रभाव से प्राप्त शक्ति है। आपने अभी कहा था कि यह उनमें से केवल एक है। बिल्कुल सही, शाओ निंग ने कहा, उसकी शक्ति का दूसरा स्रोत बीस्टमास्टर एसोसिएशन है। बीस्टमास्टर एसोसिएशन? लिन मो चौंका। शाओ निंग ने सिर हिलाया, हुआशिया में केवल बीस्टमास्टर एसोसिएशन ही बीस्टमास्टर मूल्यांकन आयोजित कर सकता है। बीस्टमास्टर मूल्यांकन उत्तीर्ण करने और औपचारिक बीस्टमास्टर बनने के बाद सभी प्रशिक्षु बीस्टमास्टर ये चुन सकते हैं कि वे बीस्टमास्टर एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं। सामान्य तौर पर अकादमी के अधिकांश छात्र इसमें शामिल होना पसंद करेंगे,
लिनमो समझ गया, वांग हाओ बीस्टमास्टर एसोसिएशन का सदस्य था। शाओ निंग ने आगे कहा, बीस्टमास्टर एसोसिएशन के सदस्यों को कुछ दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, लेकिन वे कुछ अधिकारों का भी आनंद ले सकते हैं। और एक सदस्य का अधिकार यह है कि वे बीस्टमास्टर एसोसिएशन में कार्य पोस्ट करने के लिए भुगतान कर सकते हैं और उन्हें गुमनाम रूप से पोस्ट किया जा सकता है। ये सुनकर लिनमो को सब कुछ समझ आ गया था। यदि वांग हाओ ने गुमनाम रूप से बीस्टमास्टर एसोसिएशन में उससे निपटने के लिए कोई कार्य पोस्ट किया हो, तब चाहे वह लिन रुयू हो या किंगयुआन अकादमी, दोनों ही इसके सामने बेबस होंगे। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि यह उनके लिए वाकई थोड़ी परेशानी वाली बात थी। लिनमो ने वांग हाओ से संबंधित मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसके बारे में सोचना व्यर्थ था। उसके पास दूसरे पक्ष को कार्य पोस्ट करने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। समय आने पर उसे केवल उसी स्थिति से निपटना था जो उसके सामने आती। हालांकि शाओ निंग के अनुसार बीस्टमास्टर एसोसिएशन में गुमनाम रूप से कोई कार्य पोस्ट करना काफ़ी महंगा था। इसके अलावा संभावना है कि वह निकट भविष्य में अकादमी में ही रहेंगे, इसलिए फिलहाल ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार एडवांस्ड बीस्ट टैमिंग अकेडमी का नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। अकादमी के भीतर किसी भी छात्र पर हमला करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को अंततः भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वह कोई भी हो। हालांकि उसे शाओ निंग द्वारा उल्लिखित उन छोटे समूहों से सावधान रहना होगा। शाओ निंग के परिचय के अनुसार वांग हाओ जिस छोटे समूह से संबंधित थे उसे हाओयुन एसोसिएशन कहा जाता था और वांग हाओ इसके अध्यक्ष थे, जिनके पास काफ़ी शक्ति थी। अगर वांग हाओ ने हाओयुन एसोसिएशन के सदस्यों को उसके लिए परेशानी खड़ी करने का आदेश दिया तो यह संभवतः एक अंतहीन झंझट साबित होगा। ऐसा लगता है कि इस बार मुझे नवागंतुकों की युद्ध शक्ति रैंकिंग को निश्चित रूप से बढ़ाना होगा। लिनमो के मन में विचारों का तांता लग गया। हालांकि वह लिन रुयू के प्रभाव का इस्तेमाल करके हाओटियन एसोसिएशन को रोक सकता था। यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। लिन रुयू कुछ समय के लिए उसकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन वह हर पल उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। इसलिए स्वयं बलवान बनना ही सच्चा मार्ग था। हालांकि नवागंतुक रैंकिंग में जगह बनाने से हाओटियन एसोसिएशन पूरी तरह से पीछे नहीं हटेगा। कम से कम इससे उनमें से कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उनकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। उसके विचार स्थिर हो गए। वे नी बैफेंग द्वारा बताए गए सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच चुके थे। इसे सुरक्षित क्षेत्र कहना गलत होगा, क्योंकि वास्तव में ये केवल एक खुला मैदान था जिसे अस्थायी रूप से सावधानी टेप से घेर दिया गया था। हालांकि यहाँ पहले से ही कीट पतंगों को भगाने का काम किया जा चुका था, इसलिए वे निश्चिंत होकर आराम कर सकते थे। उन्होंने करीब 1 घंटे तक आराम किया। एक के बाद एक और छात्र आने लगे। उन लोगों को थका हुआ और घावों से लथपथ देखकर शाओ निंग और लिनमो के पीछे चल रहे लगभग 1 दर्जन अन्य लोग सदमे और राहत से भर गए। वे लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि इन लोगों की हालत देखकर स्पष्ट था कि उन्होंने भीषण लड़ाइयों का सामना किया था या उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिनमो ने भविष्यवाणी की थी। उन्हें इस बात की राहत थी कि उन्होंने लिनमो का अनुसरण करने का सही निर्णय लिया था, जिससे वे इन परेशानियों से पूरी तरह बच गए। इससे लिनमो के प्रति उन दर्जन भर लोगों की प्रशंसा और भी अधिक बढ़ गई। एक ही समय पर जो छात्र बाद में पहुंचे वे भी लिनमो और अन्य लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर हैरान रह गए। वापसी के रास्ते में शुरुआत में सब कुछ शांत और बिना किसी घटना के रहा था, लेकिन जब वे फिनिश लाइन के करीब पहुंचे तो मुसीबत आ गई। न केवल रास्ते में खूंखार जानवर बाधा डाल रहे थे, बल्कि कई तरह के जाल भी बिछे हुए थे। कीचड़ के गड्ढे, लटकते जाल, तार, ये सब एक के बाद एक दिखाई देने लगे। हालांकि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से काफ़ी तकलीफ हुई थी। इसलिए अचानक कई लोगों को एकदम स्वस्थ अवस्था में देखना ऐसा था जैसे भिखारियों की भीड़ में किसी अमीर आदमी को देख लेना। सदमे का स्तर कल्पना से परे हो सकता है, विशेषकर उनमें से कुछ के लिए। वे शुरू में लिनमो के पीछे पीछे चले थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि वह भरोसेमंद नहीं है और उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया। उस समय उन्होंने अपने इस बुद्धिमानी भरे फैसले पर मन ही मन खुद को बधाई दी थी। लेकिन अब वे खुद की तुलना शाओ निंग और अन्य लोगों से कर रहे हैं। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे बिल्कुल बेवकूफ़ थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सही चुनाव किया था, फिर भी पर्याप्त दृढ़ न होने के कारण उन्होंने इसे गलत चुनाव में बदल दिया। ये किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने जैसा था। उनका उत्तर सही था, लेकिन वे उसे तब तक बदलते रहे जब तक कि वह गलत नहीं हो गया। उन्हें इतना पछतावा था कि उनके अंदर से उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही थी। विशेषकर कक्षा 1 के व्यापक विभाग के छात्र। तार्किक रूप से उनके पास सबसे बड़ा फायदा था और लिनमो के साथ आने की सबसे अधिक संभावना उन्हीं की होनी चाहिए थी। लेकिन विभिन्न कारणों से उन्होंने अंततः गलत रास्ता चुन लिया। उन्होंने न केवल बिना किसी लाभ के अधिक कष्ट झेला, बल्कि उनके प्रशिक्षण के परिणाम भी लिनमो का अनुसरण करने वालों से बहुत पीछे थे। हुयान ने बहुत पहले ही कहा था कि इस बार प्रशिक्षण के परिणाम आगमन के क्रम पर आधारित होंगे।
और वे लिनमो और अन्य लोगों से 1 घंटे से भी अधिक देर से पहुंचे थे। यह अंतर कोई साधारण अंतर नहीं था। 6 बजे क्षितिज पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। फिर अचानक एक लाल सूरज प्रकट हुआ जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। प्रशिक्षण के दूसरे चरण की समय सीमा समाप्त हो गई थी। लिनमो ने कक्षा 1 के अपने सहपाठियों पर एक नज़र डाली। मृतक चू युयंग को छोड़कर प्रथम श्रेणी में 51 लोग थे, लेकिन उनमें से केवल लगभग 30 ही यहाँ उपस्थित थे। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 20 लोग भोर से पहले नहीं पहुंच पाए। उन्होंने आसपास की अन्य कक्षाओं का अवलोकन किया। स्थिति लगभग समान थी। उन्होंने 1 और घंटे तक इंतजार किया। जो छात्र समय पर नहीं पहुंच पाए उन्हें सुरक्षा दल के सदस्यों द्वारा एक एक करके वापस लाया गया। हुयान भी छात्रों के अंतिम बैच के साथ सुरक्षित क्षेत्र में पहुंची और व्यापक विभाग की प्रथम कक्षा के छात्रों को एक साथ इकट्ठा किया। अब मैं प्रशिक्षण के दूसरे चरण के परिणाम घोषित करूंगा। यान ने फिर भी कुछ कहने में समय बर्बाद नहीं किया। अपने हाथ में मौजूद टैबलेट को देखते हुए उसने घोषणा की, पहला स्थान लिनमो 100 अंक, दूसरा स्थान शाओ निंग 90 अंक, तीसरा स्थान दुवानमू चेन्यांग 80 अंक, चौथा स्थान कोंग जिहाओ 60 अंक, पांचवां स्थान वू वेनबिन 40 अंक, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, 10वां स्थान हु युलोंग 30 अंक ... अंकों के नियम पहले जैसे ही थे। 5वें स्थान से शुरू करते हुए प्रत्येक निचले स्थान के लिए अंक 2 कम हो जाते थे। तो 5वां स्थान 40 अंक का था और 10वां स्थान 30 अंक का था। इसके अतिरिक्त व्यापक विभागीय श्रेणी 1 के लिए रैंकिंग पूरी करने के बाद हुयान ने आगे कहा, चूंकि प्रशिक्षण का ये दूसरा चरण कई विभागों के 10 से अधिक बैचों के साथ आयोजित किया गया था, इसलिए एक व्यापक रैंकिंग भी है। इस व्यापक रैंकिंग में सभी कक्षाओं के छात्र शामिल हैं। सुविधा के लिए मैं केवल हमारी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त रैंकों की घोषणा करूंगा। पहला स्थान लिनमो अंक 300, दूसरा स्थान शाओ निंग अंक 280, तीसरा स्थान दुवानमू चेन्यांग अंक 260, चौथा स्थान कोंग जिहाओ अंक 240, 8वां स्थान फैंग हाई अंक 180, 11वां स्थान काइजिशान अंक 150, रेन लुलू को 14वां स्थान मिला अंक 120। ऊपर उल्लिखित 7 छात्रों को बधाई। हुयान के भाषण समाप्त होने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए तालियों की अगुवाई की। आसपास मौजूद छात्रों ने भी अनजाने में ताली बजाने के लिए अपने हाथ उठा दिए। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से जटिल थी। एक और वे इन 7 लोगों के परिणामों से बेहद ईर्ष्या करते थे, यहाँ तक कि जलन की हद तक। दूसरी ओर वे यह बात अच्छी तरह जानते थे कि इन 7 लोगों में से 6 को लिनमो की मदद से फायदा हुआ था और शुरू में उन्हें भी लाभ उठाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने खुद ही इसे छोड़ दिया। इससे पहले से ही पछतावे से ग्रस्त भीड़ का मन हुआ कि वे खुद को जोर से थप्पड़ मार लें। उनके सामने इतना बड़ा अवसर था, फिर भी वे इसे भुनाने और इसका महत्व समझने में पूरी तरह विफल रहे। वे इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? हुयान ने सभी के भावों को गौर से देखा। उनकी आंखों में पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें इस मूल्यांकन के विवरण के बारे में नी बैफेंग से पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए इन छात्रों द्वारा अनुभव की गई मानसिक यात्रा का अनुमान लगाना आसान था। लिनमो को छोड़कर दूसरों को चुनने के उनके फैसले के बारे में वह कुछ नहीं कह सका। आखिरकार इस तरह का फैसला केवल छात्र ही कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का वाकई अफसोस था कि वे शानदार परिणाम हासिल करने के इस अवसर से चूक गए। उनके प्रशिक्षण क्षेत्र में 4 विभागों से कुल 12 कक्षाएं प्रशिक्षण के दूसरे चरण में भाग ले रही थीं, जिनमें कुल मिलाकर 600 से अधिक लोग शामिल थे। एक बार जब इन छात्रों ने इस स्तर के प्रशिक्षण सत्र में शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 20 में स्थान पाने का यह मौका गंवा दिया, तो भविष्य में इस तरह का अवसर फिर से मिलना संभवतः मुश्किल होगा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि शाओ निंग और अन्य 5 लोगों द्वारा प्राप्त उत्कृष्ट परिणाम पूरी तरह से लिनमो के योगदान के कारण थे। मगर इससे क्या, अकादमी के लिए इस प्रशिक्षण सत्र में केवल रैंकिंग ही मायने रखती थी। चूंकि शाओ निंग और अन्य 5 ने वे रैंकिंग हासिल की हैं, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से उनके अनुरूप पुरस्कार प्राप्त होंगे। ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट लाभ थे। साथ ही इससे छात्रों को ये भी पता चला कि किसी महत्वपूर्ण क्षण में सही प्रभावशाली व्यक्ति का सहारा ले पाना भी एक प्रकार की ताकत है। अकादमी ऐसे शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती थी, वे केवल यही आशा कर सकते थे कि इस घटना के माध्यम से छात्रों को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ देर बाद तालियां थम गईं। हुयान ने आगे कहा, अब सब लोग मेरे पीछे आइए, हम बस से वापस अकादमी जा रहे हैं। शिक्षक हु, क्या प्रशिक्षण समाप्त हो गया? किसी ने पूछा। हुयान ने पहले कहा था कि उनका फील्ड प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा और आज केवल तीसरा दिन था। अभी एक अंतिम चरण बाकी है, हुयान ने कहा। हालांकि स्वर्ण पंख वाले तीर पेंग के कारण इस चरण को अस्थायी रूप से अकादमी के भीतर आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। बोलने के बाद हुयान मुड़ी और सामने स्थित खंडहरों की ओर चल पड़ी। व्यापक विभाग की प्रथम कक्षा के सदस्य तुरंत बाद
3 घंटे बाद वहां पहुंचे। बस अकादमी के गेट पर रुक गई। सभी लोग बस से उतर गए और अकादमी के परिचित द्वारों को देखकर उन सभी को ऐसा लगा जैसे एक जीवनकाल बीत गया हो। हालांकि वे केवल 2 दिनों के लिए ही गए थे। इन 2 दिनों के दौरान घटी घटनाएं उनकी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए काफ़ी थीं। इससे छात्रों को अकादमी द्वारा इस व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के महत्व को कुछ हद तक समझने का अवसर भी मिला। इस प्रशिक्षण से पहले वे अभी भी एक अलग थलग वातावरण में पले बड़े बच्चे थे, लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद वे सच्चे बीस्ट मास्टर में बदलने वाले थे। सभी लोग अपने अपने छात्रावासों में वापस जाओ और साफ सफाई करो, हुयान ने सभी की ओर देखते हुए कहा। दोपहर 2 बजे अकादमी के मुख्य चौक पर इकट्ठा हो जाओ। छात्रों ने सिर हिलाया और चले गए। लिनमो और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर जंगल में लगे जालों के कारण अधिकांश लोग दयनीय स्थिति में थे और वास्तव में उन्हें खुद को साफ करने की जरूरत थी। लिनमो, थोड़ी देर रुकिए, हुयान ने लिनमो को आवाज दी और दूसरों के जाने का इंतजार करने के बाद उसने कहा, आज दोपहर एक चैलेंज मैच होगा। आपके अंकों के साथ आप न केवल शीर्ष 200 में प्रवेश करेंगे बल्कि आपकी रैंक भी बहुत ऊंची हो सकती है। तब आपको चुनौती देने वाले बहुत मजबूत हो सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। लिनमो के चेहरे के भाव बदलते हुए उसने कहा, अगर चैलेंज मैच खत्म होने पर मेरी रैंक टॉप 200 में होती है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सीधे न्यूकमर रैंकिंग में प्रवेश कर जाऊंगा? हुयान ने पहले कहा था कि इस फील्ड ट्रेनिंग के शीर्ष 200 प्रतिभागी नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 200 प्रतिभागी होंगे। अब ऐसा लग रहा था कि अंतिम रैंकिंग का फैसला इस चैलेंज मैच के जरिए ही होगा। हुयान ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, चैलेंज मैच की अंतिम रैंकिंग ही नवागंतुक रैंकिंग में आपकी रैंक होगी। इसके अलावा इस बार आपके परिणाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले से संबंधित हैं, लेकिन मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। इसलिए आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लिनमो ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। उसी समय वह चुपके से विचार कर रहा था। जब हुयान ने पहले उसे गंभीरता से बताया था कि प्रशिक्षण के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उसने अनुमान लगाया था कि ये परिणाम किसी और चीज़ से संबंधित हो सकते हैं। हुयान के अभी अभी कहे गए शब्दों ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। हालांकि उसे अभी भी ठीक से पता नहीं था कि वह क्या था, लेकिन अगर हुयान उसे बार बार याद दिलाता रहे तो इसका उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इसलिए उसने ज़रा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वापस छात्रावास में उसने स्नान किया और कपड़े बदले, फिर अपने मन से अपने पशु वशीकरण के क्षेत्र में प्रवेश किया। अकादमी वापस जाने वाली बस में जब वे दोनों बैठ रहे थे, उस दौरान शियाओ बाय आराम कर रहा था, इसलिए अब वह ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर था। दोपहर में होने वाली लड़ाई में कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक जुवानवू की बात है, वह समुद्र के किनारे एक चट्टान पर पड़ा हुआ था और अपनी चोटों से उबर रहा था। गोल्ड विंग्ड एरोपेंग ने इसकी पीठ पर मौजूद खोल में एक छेद कर दिया था। इसे ठीक होने में संभवतः 10 दिन से लेकर आधा महीना लग सकता है। फिर नवनियुक्त गोल्ड विंग्ड एरोपेंग थे। उस छोटे से जीव ने उसकी चेतना को भांप लिया और तुरंत ही लगातार उसके सामने चहचहाना शुरू कर दिया। इसका अर्थ स्पष्ट था, वह भूखा था। इस पर लिनमो केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकी। थोड़ा और सब्र कर लो, मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द खाना जरूर लाऊंगी। उसे यह बीमारी हुए 1 दिन से अधिक समय बीत चुका था और इस छोटे से जीव ने अभी तक एक बार भी भोजन नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वह उसे खाना नहीं दे रहा था, बात बस इतनी सी थी कि यह छोटा सा जीव बहुत नखरे वाला था। ये शियाओ बाय या जुवानवू के लिए बना जानवरों का खाना नहीं खाता था और उसके पशुपालन स्थल में अन्य किसी प्रकार का पशु आहार नहीं था। इसलिए वह इस प्रशिक्षण के समाप्त होने तक ही इंतजार कर सकता था, उसके बाद ही वह इसके लिए कुछ सामान खरीदने जाएगा। सौभाग्य से वह क्रूर जानवर, उसका शरीर बलवान था। एक शावक के लिए भी 3 से 5 दिन तक भूखा रहना ठीक था, अन्यथा ये छोटा सा जीव भूख से मर सकता था। इन सब बातों को सुझाने के बाद समय लगभग समाप्त हो चुका था। लिनमो और शाओ निंग समेत 3 अन्य लोग अकादमी के मुख्य चौक पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि व्यापक विभाग की कक्षाएं कहाँ स्थित है। इस समय तक अन्य विभागों और कक्षाओं के छात्र भी अधिकतर आ चुके थे। हालांकि सामने का चौक किंगयुआन अकादमी के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक समर्पित स्थान था, जिसका पैमाना इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 1 लाख लोग शामिल हो सकते थे। इसलिए यहाँ 6000 से अधिक नए लोगों के इकट्ठा होने के बावजूद भी ये जगह काफ़ी खाली खाली सी लग रही थी। चौक के सुदूर पूर्वी छोर पर 30 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाली एक विशाल डिस्प्ले स्क्रीन खड़ी थी। डिस्प्ले स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर बड़े अक्षरों में नए खिलाड़ियों के फील्ड ट्रेनिंग पॉइंट्स रैंकिंग लिखा हुआ था। फिर लिनमो की नज़र नीचे की ओर गई और उसने तुरंत अपना नाम देखा। प्रथम स्थान लिनमो, अंक 570। लिनमो के लिए ये कुछ हद तक अप्रत्याशित था। हुयान ने कहा था कि उसके अंकों के हिसाब से उसकी रैंक बहुत ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन उसे सीधे पहले स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी। उसके अलावा व्यापक अध्ययन विभाग के अन्य लोग भी स्क्रीन की ओर देख रहे थे।
लिनमो को प्रथम स्थान पर देखकर सभी ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। इस बैच में शामिल 6000 से अधिक नए प्रतिभागियों में से लिनमो के अंकों का प्रथम स्थान प्राप्त करना, भले ही ये केवल अस्थायी था, वास्तव में असाधारण था। लिनमो ने अपने सहपाठियों की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी स्क्रीन पर देखना जारी रखा। फिर दूसरे स्थान पर उन्होंने एक बहुत ही परिचित नाम देखा, मू युनटिंग, अंक 550। अगर उसे सही से याद है तो मू युनटिंग इस साल के नए छात्रों में सबसे टॉप रैंक वाली छात्रा थी, जिसने प्रवेश परीक्षा में 8वीं बार सफलतापूर्वक पास होकर सफलता हासिल की थी, जबकि उस समय तक वह केवल 7वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। इसलिए भले ही मू युनटिंग के अंक उससे कम थे, इसका मतलब यह नहीं था कि मू युनटिंग की ताकत उससे कमजोर थी। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो नवागंतुक रैंकिंग के संघर्ष में मू युनटिंग एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होंगी। मू युनटिंग के बाद लिनमो ने नीचे की ओर देखना जारी रखा, लेकिन शीर्ष 50 लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह पहचानता हो। शीर्ष 100 नामों से आगे निकलने के बाद ही उसने शाओनिंग और अन्य 2 के नाम देखे। दरअसल वे तीनों ही शीर्ष 200 में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। हालांकि उनकी ताकत को देखते हुए, जैसा कि उम्मीद थी, उनके लिए उन पदों पर बने रहना मुश्किल होने की संभावना थी। ठीक 2 बजे चौक के दक्षिणी हिस्से में स्थित मुख्य मंच पर अकादमी के विभिन्न नेता पहुंचने लगे। अकादमिक मामलों के निदेशक लुओ चेंगफेंग, जिन्होंने पहले उनकी प्रतिभा का परीक्षण किया था, धीरे धीरे आगे बढ़े और स्पष्ट रूप से घोषणा की, अब हम आपके प्रशिक्षण के अंतिम चरण चैलेंज टूर्नामेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने बड़े पर्दे पर रैंकिंग देखी है। ये 200 लोग नवागंतुक रैंकिंग के अस्थायी शीर्ष 200 हैं। आप सभी को नवागंतुक रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आप में से कई लोग शायद इस रैंकिंग में शामिल होने के फायदों के बारे में स्पष्ट नहीं होंगे। मैं यहाँ संक्षेप में उनके बारे में बताऊंगा। जो भी छात्र नवागंतुक रैंकिंग में स्थान प्राप्त करेगा, उसे अकादमी द्वारा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला पशु आहार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नवागंतुक रैंकिंग में शामिल प्रत्येक छात्र को उनकी रैंक के आधार पर हर महीने एक निश्चित राशि का मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होगा, और प्रथम स्थान के विजेता को प्रति माह 3 मिलियन चीनी युआन का पुरस्कार मिलेगा। वूश! जैसे ही ये शब्द बोले गए, तुरंत ही हंगामा मच गया, विशेषकर उन छात्रों के बीच जो नवागंतुक रैंकिंग पुरस्कारों के पैमाने से अनभिज्ञ थे। ये खबर निस्संदेह एक बड़ा झटका थी। हर महीने 3 मिलियन, कुछ संपन्न दूसरी पीढ़ी के धनी बच्चों के लिए भी यह कोई छोटी रकम नहीं थी, और कम भाग्यशाली पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। इससे छात्रों में तुरंत ही नवागंतुक रैंकिंग के लिए प्रत्याशा और इच्छा जागृत हो गई, और प्रत्येक की आंखों में युद्ध की मंशा झलक रही थी। बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर, भले ही यह सिर्फ इन मौद्रिक पुरस्कारों के लिए ही क्यों न हो, उन्हें अपना सब कुछ देना ही था, क्योंकि लिनमो को पहले से ही इन पुरस्कारों के पैमाने का पता था। उसने कोई खास भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आसपास के छात्रों की प्रतिक्रियाओं को देखकर वह लुओ चेंगफेंग की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। महज कुछ सरल वाक्यों से ही उन्होंने छात्रों के मन में युद्ध की भावना को जागृत कर दिया था। लुओ चेंगफेंग ने आगे कहा, दूसरे स्थान के लिए पुरस्कार 25 लाख रुपये है। तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार 2 मिलियन है। चौथे से 10वें स्थान तक कुल संख्या 1 मिलियन है। 11वीं से 20वीं तक यह 800,000 है। 21वीं से 50वीं तक ये 500,000 है। 51वें से लेकर 100वें तक ये 300,000 होता है। 101वें से लेकर 150वें तक कुल 200,000 है। 151वें से लेकर 200वें तक ये 100,000 है। लुओ चेंगफेंग ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर ली। उपस्थित नववर्ष के छात्र इन आंकड़ों की श्रृंखला को सुनकर पूरी तरह से सन्नाटे में आ गए। हालांकि सबकी आंखों में इच्छा और युद्ध की भावना और भी तीव्र हो गई। सबसे निचले पायदान पर मौजूद 200वें स्थान पर रहने वाले को भी हर महीने 100,000 युआन मिलते थे। उन्हें इस नवोदित रैंकिंग में जगह बनाने के लिए वाकई कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वे सचमुच वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, यह एक अलग बात थी। छात्रों की प्रतिक्रिया देखकर लुओ चेंगफेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उनके जैसे मार्गदर्शकों के लिए छात्रों की सफलता सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके हृदय में निरंतर सुधार की आकांक्षा हो, भले ही उस प्रयासशील हृदय की प्रारंभिक प्रेरणा पुरस्कार ही क्यों न हो। छात्रों की ओर देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से आगे कहा, अब जब आप सभी पुरस्कारों के बारे में जान चुके हैं, तो मैं चैलेंज टूर्नामेंट के नियमों की व्याख्या करूंगा। सबसे पहले, आप अंकों की रैंकिंग के आधार पर किसी को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप में से प्रत्येक को चुनौती देने का केवल एक ही मौका मिलेगा। दूसरा, पॉइंट रैंकिंग में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 3 चुनौतियों को ही स्वीकार कर सकता है। यदि वे 3 चुनौतियों के बाद भी पॉइंट रैंकिंग में बने रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वे सफलतापूर्वक नवागंतुक रैंकिंग में शामिल हो गए हैं और उन्हें अब चुनौती नहीं दी जा सकती।
तीसरा, यदि एक ही व्यक्ति को एक साथ कई लोग चुनौती देते हैं तो चुनौती देने वालों को उनकी ताकत के अनुसार रैंक किया जाना चाहिए, जिसमें अधिक शक्तिशाली लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौथा, अंक रैंकिंग में शामिल लोग एक दूसरे को चुनौती भी दे सकते हैं, और जब कई लोग एक ही प्रतिद्वंद्वी को चुनते हैं तो अंक रैंकिंग में शामिल लोगों को प्राथमिकता मिलती है। लुओ चेंगफेंग ने भीड़ की ओर देखा। क्या इन 4 नियमों के बारे में किसी को कोई सवाल है? सभी छात्र चुप रहे। चारों नियम स्पष्ट और सीधे साधे थे, उनमें कोई प्रश्न नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती देने का केवल एक ही अवसर दिया गया था ताकि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों का चयन सावधानीपूर्वक करें और लापरवाही से चुनौती न दें। पॉइंट रैंकिंग में प्रत्येक व्यक्ति को 3 चुनौतियों तक सीमित रखने का उद्देश्य एक ओर तो निष्पक्षता सुनिश्चित करना था और दूसरी ओर उन्हें लगातार चुनौतियों से थकने से रोकना था। दूसरी ओर, इसने किसी को भी समन्वित प्रयास का निशाना बनने से भी रोका, जिससे निष्पक्षता की पूरी गारंटी मिली। जहां तक एक ही व्यक्ति को कई लोगों द्वारा चुनौती दिए जाने की स्थिति में चुनौती देने वालों को उनकी ताकत के आधार पर रैंक देने की बात है, तो वह भी उचित था। क्योंकि पॉइंट रैंकिंग में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को केवल 3 बार ही चुनौती दी जा सकती थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि मजबूत चुनौती देने वालों के पास अधिक मौका होगा। और अंक रैंकिंग में शामिल लोगों को प्राथमिकता दिए जाने वाला अंतिम बिंदु भी समझना आसान था। उन्होंने अपनी क्षमताओं के बल पर उस अंक रैंकिंग में अपना स्थान अर्जित किया था जो स्वयं उनकी ताकत का प्रमाण था। और ताकतवर होना कभी कभी एक विशेषाधिकार भी होता था। अच्छा, चूंकि सब कुछ स्पष्ट है, चैलेंज टूर्नामेंट 10 मिनट में शुरू होगा। आप ध्यान से विचार कर सकते हैं कि आप किसे चुनौती देना चाहते हैं। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो आप अपना चैलेंज आवेदन जमा करने के लिए मुख्य मंच पर आ सकते हैं। जैसे ही लुओ चेंगफेंग की आवाज़ बंद हुई, लगभग उसी क्षण 6000 से अधिक नए छात्रों में से आधे से अधिक मुख्य मंच की ओर दौड़ पड़े। शेष अल्पसंख्यकों में से कुछ को लगा कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है और उन्होंने चुनौती देना छोड़ दिया। अन्य लोग सावधानीपूर्वक विचार कर रहे थे कि उन्हें वास्तव में किसे चुनौती देनी चाहिए। मुख्य मंच के सामने किंगयुआन गार्ड के सदस्यों ने पहले ही दर्जनों आवेदन केंद्र स्थापित कर लिए थे। व्यस्त आधे घंटे के बाद चुनौती देने के इच्छुक सभी छात्रों ने अपने अपने आवेदन जमा कर दिए थे। फिर गार्ड सदस्यों द्वारा जांच और व्यवस्थित किए जाने के बाद उन्हें मुख्य मंच पर लुओ चेंगफेंग को सौंप दिया गया। लुओ चेंगफेंग ने संकलित डेटा लिया, उस पर एक नज़र डाली और फिर मुस्कुराते हुए नए छात्रों की ओर देखा। लगता है चुनौती स्वीकार करने का उत्साह सब में बहुत अधिक है। उसने अपने हाथ में मौजूद आंकड़ों को ऊपर उठाया। हमें यहाँ 4800 से अधिक चुनौती आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका अर्थ है कि अंक रैंकिंग में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 240 चुनौती पत्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन नियमों के अनुसार प्रत्येक चुनौती स्वीकार करने वाला व्यक्ति केवल 3 चुनौतियों को ही स्वीकार कर सकता है, और चुनौती देने वालों को सबसे मजबूत से सबसे कमजोर के क्रम में रैंक किया जाना चाहिए। तो अब जिनके नाम मैं पुकारूं वे चौक के पश्चिमी किनारे पर इकट्ठा हो जाएं। लीताओ, लियू जिरुई, मो क्विंग्यू। लुओ चेंगफेंग ने एक ही सांस में 600 नाम पर डाले। जिनके नाम पुकारे गए वे सभी मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ पश्चिम की ओर दौड़ पड़े और इकट्ठा हो गए। चयनित होने का मतलब था कि उन्होंने चुनौती देने का मौका सुरक्षित कर लिया था। जिन लोगों को नहीं बुलाया गया वे स्वाभाविक रूप से बेहद निराश दिख रहे थे। जिनका चयन नहीं हुआ है, निराश न हों। नवागंतुक रैंकिंग जारी होने के 1 महीने बाद आप किसी भी समय रैंकिंग में अन्य सदस्यों को चुनौती दे सकते हैं। अच्छी तरह से तैयारी करें, सभी को मौका मिलेगा। ये सुनकर जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ था वे तुरंत फिर से उत्साहित हो गए। उन्होंने अपना मौका नहीं गंवाया था, उन्हें बस 1 और महीने का इंतजार करना पड़ा। साथ ही चयनित लोगों को अभी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग में शामिल लोगों ने अभी तक अपने विकल्प नहीं चुने हैं। अगर वे भी आपकी तरह ही किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। लुओ चेंगफेंग ने अपना लहजा बदल दिया। अब अंक रैंकिंग में शामिल छात्र अपनी चुनौती के लिए आवेदन जमा करने के लिए आगे आ सकते हैं। लुओ चेंगफेंग के शब्द सुनकर लीडरबोर्ड पर मौजूद छात्र तुरंत हरकत में आ गए। उनके लिए इस चुनौती का उद्देश्य सरल था, उच्च रैंकिंग हासिल करना। केवल लिन मो ही स्थिर खड़ी रही। एक तरफ तो वह फिलहाल पहले स्थान पर था, अगर वह किसी को चुनौती भी देता तो उसके लिए ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी ओर वह बिना सोचे समझे ये जानता था कि उसे चुनौती देने वालों की निश्चित रूप से कोई कमी नहीं होगी। तो असल में उसे बस इंतजार करने की जरूरत थी। जैसे ही उसके विचार दिशा बदल रहे थे, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उस पर टिक गई हैं। ऊपर देखते हुए उसने एक सुंदर लड़के को देखा जिसका स्वभाव कठोर था और वह युद्ध की तीव्र इच्छा से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। लिनमो इस लड़के को नहीं जानता था, लेकिन उसे एक अजीब सी अंतर्ज्ञान हुई कि यह लड़का मु युनटिंग होना चाहिए। जैसे ही लिनमो ने उधर देखा, दूसरी तरफ से व्यक्ति ने अपनी नज़रें हटा लीं और मंच की ओर चल पड़ा। लिनमो ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराए।
चाहे ये छात्र मू युनटिंग हो या ना हो, जिस व्यक्ति को वह लड़का चुनौती देने वाला था वह निश्चित रूप से वही था, इसमें कोई संदेह नहीं था। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई। लुओ चेंगफेंग को फिर से प्रतियोगिता आवेदन के परिणाम मिले और उनके चेहरे पर कुछ सूक्ष्म भाव आ गए। लगता है हर कोई बहुत ही उद्यमी है। उन्होंने लीडरबोर्ड पर मौजूद 200 छात्रों को देखा और कहा, इन 200 लोगों में से 46 लोग नंबर 1 लिनमो को चुनौती देना चाहते हैं। इन 46 छात्रों के लिए मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन साथ ही मुझे ये भी कहना होगा कि आप में से अधिकांश वास्तव में मूर्ख हैं। ये सुनकर लिनमो के खिलाफ चुनौती शुरू करने वाले लगभग 40 छात्र अचानक आक्रोश से भर गए। वे तो बस उच्च पद के लिए चुनौती देना चाहते थे, वे मूर्ख कैसे थे। लुओ चेंगफेंग ने उनकी ओर एक नज़र डाली और कहा, यदि चुनौती देने वालों की संख्या बहुत अधिक हो तो उन्हें उनकी ताकत के आधार पर छांटा जाता है। आप सभी इस नियम को जानते हैं। जब आपने अपने आवेदन जमा किए थे तो आपको यह एहसास होना चाहिए था कि यदि आप लीडरबोर्ड में दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर नहीं हैं तो आपके प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता खोने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही चूंकि आपने लिनमो के लिए चुनौती आवेदन जमा किया है, इसलिए आप अब किसी और को चुनौती नहीं दे सकते। आप खुद सोचिए, क्या आपको मूर्ख कहना गलत है। उन 46 छात्रों में से 43 का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वे कुछ बोल नहीं पाए। लुओ चेंगफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि नंबर 1 लिनमो को चुनौती देने वाले 3 लोग मू युनटिंग दूसरे स्थान पर, फू जिहाओ तीसरे स्थान पर और बी युनजिंग चौथे स्थान पर हैं। ये सुनकर लिनमो को चुनौती देने के लिए पहले से चुने गए तीनों लोग भी निराश नजर आए। लीडरबोर्ड पर मौजूद सदस्यों को प्राथमिकता दी गई थी और वे पहले ही चुनौती देने की अपनी पात्रता खो चुके थे। द्वितीय स्थान पर आसीन मू युनटिंग को चुनौती देने वाले 3 व्यक्ति ये हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 200वें रैंक के विजेता कियाओ शाओजी को चुनौती देने वाले 3 व्यक्ति ये हैं। लुओ चेंगफेंग ने बारी बारी से उन सभी के नाम घोषित किए जिन्होंने चुनौती देने की पात्रता प्राप्त कर ली थी। फिर उन्होंने कहा, अगले चरण में हम 200वें रैंक से चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू करेंगे। कियाओ शाओजी, कृपया चौक के केंद्र में स्थित अखाड़े में जाएं और तैयारी करें। तीनों चुनौती देने वाले बारी बारी से अपनी ताकत के क्रम में सबसे मजबूत से सबसे कमजोर तक एक दूसरे को चुनौती देंगे। ये सुनकर छात्रों की भीड़ तुरंत चौक के केंद्र की ओर उमड़ पड़ी और अखाड़े को घेर लिया। अखाड़ा गोलाकार था, जिसका व्यास लगभग 60 मीटर था। एक औपचारिक बीस्ट मास्टर के लिए यह क्षेत्र थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन एक प्रशिक्षु पशु स्वामी के लिए यह पहले से ही काफी विशाल था। लुओ चेंगफेंग की आवाज लगातार गूंजती रही, जीत और हार के नियम सरल हैं। यदि कोई पक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, युद्ध क्षमता खो देता है या अखाड़े से बाहर गिर जाता है तो उसे पराजित माना जाता है। अब डेंग लिन, आप चुनौती देने के लिए मंच पर जा सकते हैं। कियाओ शाओजी को चुनौती देने वाले 3 छात्रों में डेंग लिन सबसे मजबूत था। लिनमो भी भीड़ में खड़ी होकर चुपचाप लड़ाई देख रही थी। कियाओ शाओजी का पालतू जानवर एक ज्वाला तेंदुआ था। उसने अपने ब्रेसलेट से उसे स्कैन किया। नाम फ्लेम लेपर्ड, विशेषता आग, योग्यता मध्यवर्ती रजत, रेस रैंक 3 रैंक आगे, जन्मजात कौशल ज्वाला पंजा उन्नत, अग्निगोला उन्नत, विकास क्रम स्तर 7 शिशु अवस्था। लिनमो फ्लेम लेपर्ड से काफी परिचित थी। जब वह शियाओ लैन पर्वत पर प्रशिक्षण ले रहा था तब उसने एक बार एक को मार डाला था। हालांकि उस ज्वाला तेंदुए की योग्यता स्पष्ट रूप से कियाओ शाओजी की योग्यता से तुलना नहीं कर सकती थी। सबसे सरल तुलना ये थी कि उसने जिस फ्लेम लेपर्ड को मारा था उसमें फ्लेम क्लॉ मध्यवर्ती और फायरबॉल मध्यवर्ती जैसी जागृत क्षमताएं थीं। लेकिन कियाओ शाओजी के फ्लेम लेपर्ड के पास एक एडवांस्ड फायरबॉल स्किल थी। फिर उसने डेंग लिन के पालतू जानवर, एक बर्फीले दांत वाले जानवर की ओर देखा। आइस फैंग बीस्ट की समग्र छवि कुछ हद तक कंगारू जैसी थी, लेकिन बिना कंगारू की थैली के। इसके अलावा इसके 2 बड़े नुकीले दांत थे जो खरगोश के दांतों के समान थे। नाम आइस फैंग बीस्ट, विशेषता बर्फ, योग्यता रजत निम्न श्रेणी, रेस रैंक 3 रैंक आगे, जन्मजात कौशल फ्रॉस्ट ब्रीथ मध्यम, आइस फैंग प्रक्षेप्य मध्यम, विकास क्रम स्तर 7 शिशु अवस्था। इन आंकड़ों को देखकर लिनमो की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि डेंग लिन द्वारा कियाओ शाओजी का चयन स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किया गया था। सबसे पहले 2 पालतू जानवर बर्फ और आग थे जो एक दूसरे के विरोधी थे। दूसरे, दोनों पालतू जानवरों की नस्ल और विकास श्रेणी लगभग एक जैसी थी। योग्यता के मामले में ही डेंग लिन थोड़ा कमजोर था, लेकिन इस स्तर पर इसका युद्ध शक्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि उनमें से कौन जीतेगा? शाओ निंग ने बगल से पूछा। कहना मुश्किल है, दुवानमू चेन्यांग ने कहा। उनकी ताकतें लगभग एक जैसी हैं, कोई भी जीत सकता है या हार सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कोंग जिहाओ ने सिर हिलाया। शाओ निंग ने लिनमो की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। लिनमो, तुम क्या सोचती हो?
सच में कहना मुश्किल है, लिन मो ने कहा। हमें तभी पता चलेगा जब वे लड़ना शुरू करेंगे, है ना? शाओ निंग के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारा मतलब कौशल दक्षता से है? जब उनकी सभी ताकतें लगभग समान थीं, तो कौशल दक्षता वास्तव में जीत को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक थी। लिन मो ने सिर हिलाया और बीस्टमास्टर और पालतू जानवर के बीच समन्वय और तालमेल का स्तर। पास ही खड़े दुवानमू थोड़े अचंभित हुए। संबंधों की बात करें तो अभी सभी प्रशिक्षु पशु स्वामी हैं, इसलिए ये लगभग एक जैसा ही होना चाहिए, है ना? जरूरी नहीं। लिन मो ने दुवानमू की ओर देखा। तुम्हारे विचार से अपने पालतू जानवर के साथ किसका बेहतर संबंध है? एक पशु स्वामी जो दिन में 4 घंटे ध्यान करता है, या एक जो दिन में 2 घंटे ध्यान करता है? दुवानमू का मुंह फड़क उठा और वह अवाक रह गया। एक बीस्टमास्टर का ध्यान मुख्य रूप से पशुओं को वश में करने के क्षेत्र का विस्तार करने, उसे सुदृढ़ करने और उसे सुंदर बनाने के लिए होता था। इसका उद्देश्य पालतू जानवर के जीवन को अधिक आरामदायक बनाना था, और यह बीस्टमास्टर और पालतू जानवर के बीच भावनाओं और तालमेल विकसित करने की एक प्रक्रिया भी थी। सीधे शब्दों में कहें तो तालमेल वास्तव में एक ऐसा सूचक था जो किसी व्यक्ति के सामान्य परिश्रम के स्तर को परखता था। एक बीस्टमास्टर और उसके पालतू जानवर के बीच जितना गहरा संबंध होता है, उतना ही अधिक लगन से वह अपने दैनिक प्रशिक्षण में लगा रहता है। और जब वे बात कर रहे थे, अखाड़े में दोनों के बीच लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 91 से 100 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।